Now let's discuss disadvantages of functional structure. Functional empires. Functional structure places less emphasis on overall organization than the departmental objectives. Functional का जो स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, वो डिपार्टमेंट में ज्यादा ध्यान दे रहा है कि अगर मेरा सेल्स डिपार्टमेंट है तो मैं प्रोडक्शन वाले से बेहतर काम करूं। तो वो उनका काम क्या है कि वो अपने डिपार्टमेंट पे ज्यादा ध्यान दे पा रहे हैं, है ना। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं हो रहा है। डिपार्टमेंटलाइजेशन तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं हो रहा है। तो ज्यादा एम्फोसिस किसमें हो रहा है, डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हो रहा है, रादर देन फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की मैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाऊं। क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस एनवायरमेंट से मेरा बिजनेस अफेक्ट होता है तो उससे खाली मेरे ही डिपार्टमेंट में फर्क नहीं पड़ेगा, पूरे डिपार्टमेंट में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फर्क पड़ेगा। अगर कोई इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गई तो पूरे डिपार्टमेंट को फर्क पड़ेगा। इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे, डिप्रेशन पीरियड आना, रिग्रेशन पीरियड आना, कितने एम्प्लॉयज निकाल दिए जाते हैं, इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाना, है ना। तो उससे क्या होता है, फर्क पड़ता है चीजों पर। देन प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की थोड़ी दिक्कत आ जाती है। कैसे आती है, इट गिव्स मोर इंपॉर्टेंस फॉर द डिपार्टमेंटल इंटरेस्ट देन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। क्योंकि हमने सबसे पहला ही पढ़ लिया है, हमें जो स्टेप्स पढ़ा ऑर्गेनाइजिंग का उसमें बताया गया हमको कि यहाँ पे ज्यादा एम्फसाइज वो किसमें कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल इंटरेस्ट में कर रहे हैं, ना कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट में कर रहे हैं। देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी कोऑर्डिनेशन की वो किसमें थी, अलग अलग डिपार्टमेंट में थी। क्योंकि यहाँ पे क्या ज्यादा इंपॉर्टेंस किसमें दिया गया, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को दिया गया। तो कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम तो होनी ही थी, क्योंकि डिपार्टमेंट्स तो अपने में कर रहे हैं। लेकिन जब पूरे कोऑर्डिनेशन की बात है, अगर मैं बोलूं सेल्स और वो अब डिपार्टमेंटाइजेशन हो गया, अब हमने बोला कि सेल्स डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक साथ बैठ जाओ, तो कोऑर्डिनेशन में क्या हुआ, प्रॉब्लम आई, दिक्कत हुई। तो वहां पर जो कोऑर्डिनेशन था अलग अलग डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट वाइज तो था बट अलग अलग डिपार्टमेंट का आपस में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं था। प्रॉब्लम्स हुई इस कोऑर्डिनेशन को वर्कआउट करने में होती है अगर हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे। क्योंकि अब तो हमें पता चल गया ये चीजें भी होती हैं, तो हम उस पर भी वर्कआउट करेंगे, नेचुरल बात है। एज ए मैनेजर यू विल वर्क कि यार ये भी दिक्कत होती है, मुझे तो अपने आपको सुपीरियर दिखाना है, तो मैं इस चीज पे भी काम करूंगा। देन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, conflict of interest may arises among departments when the interest of two or more departments are not compatible। अब जो इंटरेस्ट है डिपार्टमेंट्स के वो आपस में राइज हो सकते हैं। कैसे, जैसे यहां पर उन्होंने क्या किया, ये डिपार्टमेंट बना रखा है, ये हमारा एचआर डिपार्टमेंट, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट, मान लो इस तरीके से डिपार्टमेंट में बना दिया गया है। तो अब जो एचआर डिपार्टमेंट काम कर रहा है उसको पता है मुझे सिर्फ इसके लिए काम करना है, मुझे तो ये काम दिया है, मैं तो यही करूंगा। तो यहां पे क्या होगा, उसने सिर्फ और सिर्फ अपने डिपार्टमेंट इंटरेस्ट पे काम किया, ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे काम नहीं किया। उसने डिपार्टमेंट ने कि मेरा काम एचआर डिपार्टमेंट का है तो मैं एचआर से रिलेटेड ही काम करूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे अलग डिपार्टमेंट्स के, एचआर और रिसर्च एंड डेवलप के बीच में क्या हो जाएंगे, विवाद होने शुरू हो जाएंगे। दो या दो से ज्यादा की चीजों की बात की जाएगी तो इनके इंटरेस्ट पे भी दिक्कत आएंगी, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ठीक है, उससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, उनके आपस के बीच में विवाद शुरू हो जाएंगे, जिससे क्या हो सकता है, प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की। डिविजनल मींस डिवाइड, स्ट्रक्चर मतलब जैसे हम किस में डिवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया, कॉस्मेटिक अलग कर दिया, टेक्सटाइल अलग कर दिया, फुटवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स अलग कर दिया। अब मैनेजिंग डायरेक्टर क्या कर रहा है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, प्रोडक्ट लाइन। किसने ग्रुप किया, प्रोडक्ट लाइन में के हिसाब से हमने डिविजनल स्ट्रक्चर में बांट दिया। किसको बांटा है हमने, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमने क्या किया, डिविजनल स्ट्रक्चर को हमने प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, known as divisional structure। Divisional structure is suitable for those organization which are producing more than one product line। अब ये जो डिविजनल स्ट्रक्चर है ये कहां पे कामयाब होगा, जहां पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट एक कंपनी प्रोड्यूस कर रही है। जैसे कॉस्मेटिक्स की ले लो, क्रीम प्रोडक्शन, शैम्पू का प्रोडक्शन। अब क्रीम और शैम्पू तो एक साथ नहीं बनेंगे,
अलग अलग एक उन्होंने पर्टिकुलर सेक्शन डिवाइड किया हुआ होगा, जहां पे ये चीजें बन रही होंगी और मशीन में निकल कर आ रही होंगी, वो उसमें डाल रहे होंगे, पैकिंग कर रहे होंगे। तो ये क्या है? ये डिविजनल स्ट्रक्चर है, जहां पे हमने प्रोडक्ट के हिसाब से डिवाइड किया। पहले फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या किया हमने? डिपार्टमेंट को अलग कर दिया है, मार्केटिंग। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट के हिसाब से डिपार्टमेंट को बांटा है। आप फुटवेयर का देखोगे, आप कॉस्मेटिक्स का देखोगे, आपने टेक्सटाइल का देखना है, आपने जो है मान लो एक्सेसरीज का देखना है, या आपने कुछ और कोई टेक्निकल चीज आपने बना दी है तो उसका देखना है आपने। तो अपने प्रोडक्ट के हिसाब से आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है अपने बिजनेस को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। अब इससे हमें क्या फायदा होगा जब हमने डिविजनल स्ट्रक्चर में बांटा है? इससे बेनिफिट ये होगा, प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन आएगी। पहले तो हम कह रहे थे स्पेशलाइजेशन आएगी काम में, क्योंकि आपने डिवाइड किया है। अब यहां पे स्पेशलाइजेशन किस में आएगी? प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन आएगा। डिविजनल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन द, किस चीज में बेस्ड है? प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन में बेस्ड है, क्योंकि हम यहां पे क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट को में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट में क्या हो गई? स्पेशलाइजेशन आ गई, है ना। अब जो ये स्ट्रक्चर होगा, जो हेल्प करेगा हेड ऑफ डिपार्टमेंट को इन हैविंग द नॉलेज ऑफ ऑल फंक्शंस सच एज प्रोडक्शन, फाइनेंस, एचआर एंड मार्केटिंग। अब ये प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन होगा, जिसमें हम फंक्शन किस हिसाब से कर रहे हैं? प्रोडक्शन के हिसाब से कर रहे हैं, फाइनेंस के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है, और हम किसके हिसाब से कर रहे हैं? एचआर के हिसाब से कर रहे हैं, मार्केटिंग के हिसाब से कर रहे हैं। इस स्ट्रक्चर में जो भी डिपार्टमेंट होगा प्रोडक्ट लाइन वाला, मान लो आप बात कर रहे हैं हम कॉस्मेटिक्स की, तो इस कॉस्मेटिक्स के अंदर जो भी काम होगा वो प्रोडक्शन का भी होगा, फाइनेंस का भी होगा, एचआर का भी होगा, मार्केटिंग का भी होगा। हमने पूरा डिपार्टमेंट जो प्रोडक्ट लाइन ही अलग कर दी है। हमने डिपार्टमेंट नहीं बांटे कि एचआर अलग कर दो, कॉस्मेटिक्स में इसमें अलग कर दो। अब हमारे पास जब भाई 10 तरीके के प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर, तो हमने क्या किया? प्रोडक्ट्स के हिसाब से कर दिया, और उस प्रोडक्ट के हिसाब से जो काम होगा एक प्रोडक्ट के अंदर, जैसे मैंने बोला कॉस्मेटिक्स का, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक रूम उनको, एक अपने ऑफिस आपने अलग दे दिया है, तो उस ऑफिस के अंदर वो सारे काम करेंगे, सारे एम्प्लॉइज लेकर, प्रोडक्शन का भी, एचआर का भी, एक ही जहां पर एक ही ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। बस उनका काम क्या होगा? अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को ध्यान रखना है कि वो जो क्वालिटी बना रहे हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। देन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर दिया जाएगा। डिविजनल स्ट्रक्चर हेल्प्स इन फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हेड्स एज आर द अकाउंटेबल ऑफ प्रॉफिट्स एंड कॉस्ट रिलेटेड टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट। जो डिविजनल स्ट्रक्चर है वहां पे फिक्स करेंगे किसको? रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, कि भाई आपको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। अब जब आपको पता है कि एक ही डिपार्टमेंट के अंदर एचआर भी है, प्रोडक्शन भी है, चल रहा है, तो वहां पे क्या करोगे आप डिपार्टमेंटलाइजेशन तो कर नहीं सकते हो, क्योंकि आप मैनेजर हो। आपको बोल दिया कि आपने कॉस्मेटिक्स को देखना है, आप तो अपना काम करोगे। तो आपने वहां पे क्या करा है? आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है, अपने नीचे हैं जो आपके एम्प्लॉइज, उनको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी कि आपने जो है ध्यान देना है प्रोडक्शन पे। आपने अपने अंदर अपने आप ही अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट पे आपने अलग अलग बांट दिया। तो अब इससे क्या हुआ? सारी चीजें क्या हो रही हैं? एक ही डिपार्टमेंट के अंदर हो रही हैं, और जो प्रॉफिट्स एंड जो आपकी कॉस्ट होगी वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग होगी। जैसे कॉस्मेटिक्स की बात करें तो हर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की नेचुरल बात है, आप खुद भी देखोगे मार्केट में जाके तो आपको अलग अलग रेंजेस के प्रोडक्ट मिल जाते हैं, 300 का, 400 का, 600, 700, 900, 1000, 100, 50, 20, 30 सब रेंज के अवेलेबल है। तो वो जो कॉस्ट होगी आपके डिपार्टमेंट्स की वो भी आप अलग अलग कर सकते हैं। सच स्ट्रक्चर हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द पुअर परफॉर्मेंस प्रोडक्ट और डिवीजन। ये जो स्ट्रक्चर है ये हेल्प करता है पुअर परफॉर्मेंस में, प्रोडक्ट के और डिवीजन में भी मदद करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? देन फ्लेक्सिबिलिटी, इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव because each division functions as an autonomous unit which leads to faster decision making। अब फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है क्योंकि आपके अंदर ही एक डिपार्टमेंट है, तो आप आराम से, आपको कोई गड़बड़ हुई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, आप फटाफट से फिक्स कर दोगे उसको, नहीं ऐसे करो ऐसे करो। एज ए मैनेजर आप इजीली उसको फिक्स कर पाएंगे, क्योंकि हर चीज एक ही चीज के अंदर हो रही है, तो आपको डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा।
फिक्स करना भी बहुत आसान हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज एक्सपेंशन। आप अपने बिजनेस को अपनी प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से और ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, वेराइटीज ला सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको डव सोप का दिया था, उन्होंने देखा कि उनका प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा है तो उन्होंने स्मॉल सोप भी बनाना शुरू कर दिया। 10 रुपीज का भी आपको डव सोप मार्केट में अवेलेबल मिलता है। तो उन्होंने क्या किया, उसमें स्पेशलाइज थे वो, दे वर गिविंग वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट देते हैं वो। बट अब क्या किया उन्होंने, अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए उन्होंने देखा यार सेल अब हमारी सबसे कम नहीं है, उन्होंने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन क्वांटिटी कम करके और उन्होंने उसी प्राइस में उसको बनाया। क्यों? क्योंकि दे वर स्पेशलाइज्ड और उनको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना था, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, नाउ कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर की डिसएडवांटेजेस क्या है, मतलब कहां पर ये कामयाब नहीं हो पाता, यही बताते हैं डिसएडवांटेजेस हमको। मोर कॉन्फ्लिक्ट्स। अब जब आपको पता है कि एक ही डिपार्टमेंट के अंदर इतने सारे काम चल रहे हैं, एचआर वाला भी वहीं बैठा है, प्रोडक्शन वाला भी वहीं बैठा है, सेल्स वाला भी वहीं बैठा है, बहुत सी चीजें हैं, तो विवाद होने नेचुरल बात है। जरूरी तो नहीं ना हर एम्प्लॉय की आपस में बनती हो। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंस मोर नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन और डिविजन लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट अमंग देम। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट लाइन है और डिविजन्स है वो आपस में क्या लेकर आते हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, विवाद होते हैं उनके बीच में। ठीक है, क्या होते हैं उनके बीच में, दे हैव कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम। उनमें क्या होंगे, आपस में लड़ाइयां हो जाती हैं, क्योंकि प्रोडक्ट लाइन में डिवाइड कर दिया गया है, तो उनमें क्या होते हैं, विवाद होते हैं। देन कॉस्टली स्ट्रक्चर। ईच डिवीजन हैज सेपरेट डिपार्टमेंट सच एज प्रोडक्ट, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग। अब ये कॉस्टली होगा, आपने एक प्रोडक्ट लाइन में डिवाइड किया है, तो ऐसा नहीं ना, अब अगर खाली आप एचआर डिपार्टमेंट करते तो वो एचआर डिपार्टमेंट आपको कॉस्मेटिक्स भी देखता, टेक्सटाइल भी देखता और हर डिपार्टमेंट को देखता, अगर आपने डिपार्टमेंट वाइज क्या होता है। लेकिन अब अगर आपने प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से आपने डिवीजन किया हुआ है, तो हर डिपार्टमेंट में आपको एक स्पेशलाइज्ड एचआर वाला भी चाहिए होगा, प्रोडक्शन मैनेजर भी चाहिए होगा, तो हर डिपार्टमेंट में आपको चाहिए, क्योंकि आपने प्रोडक्ट के हिसाब से बांटा है। तो ये क्या हो गया, ये कॉस्टली स्ट्रक्चर हो गया, यहां पे आपका ज्यादा पैसा लग रहा है। देन इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। यहां पे जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, डिविजनल हेड्स gave importance to only their respective division. In such case, they ignore common objective of organization. वो अलग अलग हेड पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वो इग्नोर क्या कर रहे हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं अपने कॉमन इंटरेस्ट को, ऑब्जेक्टिव को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन ऑर्गेनाइजेशन को वो इग्नोर कर रहे हैं। सो इन सच अ केस दे इग्नोर कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और यहां पे वो कॉमन ऑब्जेक्टिव को क्या कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, डिपार्टमेंट में बांट दिया, तो वो क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन इंटरेस्ट को। वो डिविजन्स में एक दूसरे से क्या करने लग जाते हैं, कंपीट करने लग जाते हैं। देखो मैंने तो कॉस्मेटिक्स में रहकर इतना कर दिया, मेरे अच्छा तो ऐसे चल रहा है, और वहां पे टेक्सटाइल वाला कह रहा है नहीं मेरा तो ऐसे हो रहा है। तो वो आपस में ही उनके कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, आपस में ही उनका लड़ाई हो रही है, रादर देन बीइंग कंपीटिंग विद अदर ऑर्गेनाइजेशन। वो आपस में अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंपिटेंसी दिखाते हैं। तो ये चीज गलत है भाई। अपनी ऑर्गेनाइजेशन, जब तुम्हारी फर्म एक है, मान लो एग्जांपल देती हूँ मैं मामा अर्थ का, तो अगर मामा अर्थ के कोई प्रोडक्ट डिवीजन कर रहे हैं तो उनकी आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं इस चीज को लेके कि नहीं हमारा तो क्रीम की ज्यादा सेल हुई, फिर वो कह रहे नहीं हमारे तो जो है किसी और शैम्पूज की ज्यादा सेल हो। तो कोई भी चीज मतलब इस तरीके से डिवाइड उन्होंने जो की हुई है, उसी में उनका जो कंपिटेंसी है वो आपस में हो रही है। और वो ये ध्यान भूल गए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट किसमें है। आपस में अगर विवाद होंगे तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन बेटर नहीं हो पाएगी। तो अपने आपस में विवाद हुए, अपनी कंपिटेंसी को जो आपस में है उसको खत्म करना पड़ेगा, अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाना है। ठीक है, देन फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। लेट्स डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, कि फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर का बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। फॉर्मेशन, formed on the basis of functions, production, finance, HR। कैसे बनाया, कैसे फंक्शंस करेंगे, फॉर्मेशन कैसे होगा,
डिपार्टमेंट के हिसाब से किया हमने, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, फाइनेंस अलग। अब डिवीजन में आपको सिंपल एक वर्ड ध्यान रखना है, प्रोडक्ट लाइन। कैसे फॉर्मेशन हुआ? प्रोडक्ट के हिसाब से, कॉस्मेटिक्स अलग, फुटवेयर अलग, फूड को अलग कर दो, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग कर दो। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। फंक्शनल में हमने क्या किया, अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिए। जब हम बात कर रहे हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की, तो हमने कैसे डिवाइड, डिविजनल मींस डिवाइडिंग, डिवाइड किसमें किया, प्रोडक्ट के हिसाब से अपने उसको, अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया। भाई कॉस्मेटिक्स अलग काम करेगा, फुटवेयर वाले अलग काम करेंगे, तो इस तरीके से हमने डिवाइड किया। ठीक है। देन स्पेशलाइजेशन किसकी है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होगी, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट, जब एचआर अलग काम कर रहा है तो एचआर अपनी ही चीज में, अपने ही फंक्शंस में स्पेशलाइज्ड होगा। अब ये कैसे स्पेशलाइज कहलाए जाएंगे, भाई इनका जो कॉस्मेटिक्स है, इनकी जो क्रीम है वो बहुत बेहतरीन है, इनका कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा है। आप बोलते होंगे किसी ना किसी प्रोडक्ट के लिए, या इसकी क्रीम तो बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो मुझे तो इसका डीओ बहुत पसंद है, मुझे तो फॉग के परफ्यूम्स बहुत पसंद है। तो आपने क्या किया, प्रोडक्ट के स्पेशलाइजेशन से आप उसको जानते हैं। तो यहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन की वजह से वो जाने जाते हैं। यहाँ पे इससे जाने जाते हैं उसका ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो अपने ही डिपार्टमेंट में बहुत बेहतरीन है, इसलिए उनको जाना जा रहा है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, डिफिकल्ट टू फिक्स वन डिपार्टमेंट। आप फंक्शनल स्ट्रक्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, एक डिपार्टमेंट में को फिक्स करना दिक्कत होती है। यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप नहीं डाल सकते हो, लेकिन जब, क्योंकि आप अलग अलग डिपार्टमेंट में है, एचआर अलग है, आपका R&D अलग है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स करने में थोड़ा दिक्कत आती है। बट ऐसा नहीं है कि इट्स इम्पॉसिबल, दे आर सेइंग डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। तो ये कहना, ये मत कहिएगा नो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी फिक्स्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, बट थोड़ा मुश्किल या थोड़ा प्रक्रिया में टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। सो इस चीज को समझिए आप। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन परफॉर्मेंस। अब जिसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर होगी उस पर उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना आपके लिए आसान होगा। अब कॉस्टली, कौन सा कॉस्टली है, अभी बताया मैंने, डिवीजन वाला। क्यों? क्योंकि आपने जब कॉस्मेटिक्स को अलग किया, सबको अलग किया, तो नेचुरल बात है हर डिपार्टमेंट में आपको एक एक स्पेशलाइज चीज देनी पड़ी। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो कॉस्टली हो गया, और यहाँ पे ये लेस कॉस्टली है। देन सुटेबल, कैसे प्रोडक्ट के लिए, वन प्रोडक्ट लाइन ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है, और मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन कंपनी के लिए सुटेबल है। इट इज सुटेबल फॉर द मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट लाइन के लिए सुटेबल होगा। कॉस्मेटिक्स का है तो कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट में ही, या अगर जैसे टेक्सटाइल का है, या आप मैं ऑयल की बात, किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, तो वो एक ही प्रोडक्ट लाइन की बात होगी। और यहाँ पे अलग अलग किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी तरीके से आप डिवीजन करना चाहते हैं। अब वो डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या लेकर चल रही है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे आपके बोर्ड में हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यू कैन सी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का डायग्राम, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का डायग्राम। एक तरीके से देख, एक एग्जांपल लीजिए, जब आप किसी पार्टी में जाते हैं, हाउ यू गो, फॉर्मली ड्रेस करते हैं, कोट पैंट पहन के जाते हैं। आप अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, कैसे चले जाओगे? इनफॉर्मली चले जाते हो, कुछ भी पहन लिया, जो मिला, पैंट शर्ट में चले गए, मन किया तो एनीथिंग यू कैन नॉट, यू शुड नॉट वेयर, है ना। तो कुछ भी आपने फॉर्मली, जब आप मीटिंग्स में जाएंगे तो आप कैसा वेयर करते हैं, फॉर्मल। अब बात करते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। ये क्या है? जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, बातें करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो दो तरीके से बातें होती हैं किसी के ऑर्गेनाइजेशन में। एक तो बहुत फॉर्मल तरीके से, आप उसको बड़े आराम से अपना मैसेज पास करोगे, प्लीज पास माय मैसेज टू दिस पर्सन, कि आपने वहां पर ये, आपने इतनी उसकी मेल्स चेक करनी है, तो वो बहुत फॉर्मल तरीके से होगा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे आप चले गए, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल दे सकते हो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, एडवर्टाइजिंग कंपनीज। एडवर्टाइजिंग कंपनीज क्या करती हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को पर वर्कआउट करती है। मतलब बहुत सी कंपनीज के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहां पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ही आपकी एडवर्टाइजिंग कंपनीज चल रही हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड ऑफिशियल प्रोसेसेस मैप्स दिस यू कैन सी, एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यू कैन सी द कल्चरल रिलेशनशिप अमंग द इंडस्ट्रीज। ठीक है, दिस इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन।
ये फॉर्मल है, एक हेड है, टॉप डिपार्टमेंट, देन यू कैन सी द मिडिल लेवल डिपार्टमेंट, देन यू कैन सी द एम्प्लॉयज, उनके हेड्स बैठे हैं और उनके अंदर उनके एम्प्लॉयज बैठे हैं. दिस इज योर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, समझ आया यहां पे? अब हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन is one which has a system of well-defined position, authority, responsibility, policies, principles. प्लानिंग में पढ़ा है ना ये सारी चीजें. 2 टाइप्स ऑफ प्लान होते हैं हमारे. हम क्या कर रहे हैं, अथॉरिटी भी दे रहे हैं कि भाई आपको इस तरीके से इस काम को करना है, पॉलिसी बना दी, प्रोसेस बना दिया. अब एक जैसे एग्जांपल लीजिए, एक वुमेन ने क्या किया अपने ऑर्गेनाइजेशन में, फूड ऑर्गेनाइजेशन है, आई थिंक वी हैव डन अ केस स्टडी ऑन दिस बेस ऑल्सो. उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन में साफ कह दिया कि बिना आप शेफ कैट के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप एंटर नहीं होंगे. आप जो पिज्जा बनाएंगे वो उसके एंटर नहीं होंगे. अगर आप ऐसा करेंगे, आप करते हुए पाएंगे तो आपको 100 रुपीज फाइन लगेगा. तो उसने रूल्स रेगुलेशन बना दे, पॉलिसीज बना दे, भाई इसके बिना. और आप एज एन एम्प्लॉय आपको पता है कि मुझे शेफ कैप पहनकर ही अपने किचन में घुसना है, ये चीज आपको पता है, बिकॉज दैट्स अ रूल है ना. तो वहां पे क्या होती है, वो चीजें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, आपके लिए रूल्स बन जाती हैं वो चीजें. तो वो कैसा ऑर्गेनाइजेशन कहलाया जाएगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाया जाएगा. जहां पे आप बात कर रहे हो किस चीज की, आई एम मार्किंग द वर्ड, व्हेन यू आर गवर्न्ड बाय रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट मीन्स इट इज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. जहां पे आपको बिना अपने मन से आप कोई काम नहीं करेंगे, आपको जो बोला जाएगा आपने वही काम करना है. दैट मीन्स इट इज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. जहां पे आपने अपनी मन की नहीं चलाई है, लेकिन जो आपके बॉस ने आपको कहा आपने वही सुनकर उस काम को किया. सो दैट इज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. नाउ डेफिनेशन ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. अब इसकी डिफाइन करते हैं. चिल्ड्रन, जब आप अपने बोर्ड में आंसर्स दें तो आई सजेस्ट यू कि जब आप डिफाइन दे रहे हैं तो राइट द नेम ऑफ द राइटर्स ऑल्सो, जिन्होंने वो चीज लिखी गई है, जिन्होंने वो चीज बोली है. जैसे कि आप लिख सकते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. आपने केस स्टडी पढ़ी, आपने स्टडी को पढ़ते ही देख लिया, क्योंकि उसमें लिखा गया कि टॉप मैनेजर ने, जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उन्होंने अपने मिडिल लेवल को ये कहा, एंड यू हैव अंडरस्टूड कि ये बात हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की हो रही है. तो यहाँ पे आपने एक लिख, फिर उसके बाद आपने मेंशन किया दिस द पॉइंट दे आर टॉकिंग इन अबव पैराग्राफ इज ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फिर आप बता सकते हैं उसकी डेफिनेशन कैसे. व्हाट एम आई सेइंग, अकॉर्डिंग टू लुइस एलन, you can write down the formal organization is a system of well defined jobs, जहां पे आपके जॉब बिल्कुल बेहतरीन वेल डिफाइंड है, एग्जैक्ट है, आपको पता है पर्टिकुलर अपना काम क्या है. ईच बियरिंग अ डेफिनाइट मेजर ऑफ इट्स अथॉरिटी, और हर किसी के पास उसकी 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 अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अकाउंटेबिलिटी है. उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, अकाउंटेबिलिटी दी गई है, और वो उस चीज को और अच्छे से कर पा रहे हैं. ठीक है, तो दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. समझ आया? इस तरीके से आप अपने आंसर को प्रेजेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे आपने क्या किया, जॉब में डिफाइन कर दिया, जो आपने मेजर ऑफ अथॉरिटी है उसमें डिफाइन कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिफाइन कर दिया, अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से आपने डिफाइन कर दिया. देन फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. क्यों फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट है? Formal organization is a system of well-defined organizational structure, positions, authority and responsibility. Formal organization किसका स्ट्रक्चर है? जहां पे आप positions की बात करोगे, authorities की बात करोगे, responsibilities की बात करोगे. आपको कोई काम दिए, आप उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो. That's your work you have to do in the formal organization. You cannot pass your work to anybody else. किसी का आपका मन नहीं है तो आप किसी को पास आउट नहीं कर सकते हो. आपको बिल्कुल डिफाइन किया गया है आपके काम के बारे में. यू हैव बीन डिफाइंड अबाउट योर वर्क. रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, किसको आपने काम बताना है, किसको आपने देखना है, जो यूनिटी ऑफ कमांड है. आपको पता है आपने इसी मैनेजर को, मान लीजिए जो आपका है, आपने उसको रिपोर्ट करना है, तो आपको बिल्कुल क्लियर है कि आपने किसको अपना काम बताना है. इट इज अ मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव स्पेशलाइज इन द प्लान्स. आर्टिस्ट लेज डाउन रूल्स एंड प्रोसीजर्स स्टैब्लिशिंग फॉर देयर अचीवमेंट. यहां पे जो अचीवमेंट होगा
वो कैसे होगा? वो होगा स्पेशलाइजेशन, जो प्लान्स होंगे, वो रूल्स प्रोसीजर्स, वो कैसे होंगे? उनके अचीवमेंट के हिसाब से किया जाएगा। एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड थ्रू द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और जो भी एफर्ट्स होगा हर ऑर्गेनाइजेशन का वो फॉर्मली किया जाएगा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डेलिबरेटली डिजाइन बाय द टॉप मैनेजमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे आपने कैसे डिजाइन किया? यू हैव डिजाइन, जो टॉप मैनेजमेंट है उसने बिल्कुल ही ध्यान से बनाया है अपने ऑर्गेनाइजेशन को। ये काम किसका है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने का टॉप मैनेजमेंट का। टॉप मैनेजमेंट ने बिल्कुल ध्यान से अपने ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट्स को बांटा है। सो दिस वर्क इज ऑफ टॉप मैनेजमेंट। यहाँ पे जो बैठे हुए टॉप मैनेजमेंट के पीपल्स हैं, दे आर वर्किंग on how they can make the organization formal and more effective. It gives more importance to the common objective of the organization rather than personal. यहाँ पे आपका ध्यान होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाने में, ये आपको कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, नॉट ऑन योर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। आपका अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं कर रहे हैं आप अपने जो है कॉमन ऑब्जेक्टिव को फिल कर रहे हैं यहां पर। अब यहाँ पे क्या है? एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्यों ये इतना सही हो जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए? इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप यहाँ पे जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, यू आर अ मैनेजर, यू कैन इजिली फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू योर एम्प्लॉयज। आप अपने एम्प्लॉयज को आराम से क्लियरली आप क्या कर सकते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स कर सकते हैं। क्लियरली अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दे सकते हैं जिसको आपने काम देना है, और आपको पता है कि आपको ये काम उस समय में मिलेगा। तो आपके लिए क्या हो गया? क्लियर हो गया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कि आपने किससे काम लेना है। देन देयर इज नो एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब कोई भी विवाद होने का मतलब ही नहीं है वो, क्योंकि वहां पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सो देयर इज नो एम्बिग्यूटी इन द रोल दैट ईच मेंबर हैज टू प्ले एज ड्यूटीज आर स्पेसिफाइड एंड इट इज ऑल्सो हेल्प्स इन अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। वहां पे कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होगी क्योंकि वहां पर जो आपके डुप्लीकेशन जो एफर्ट्स हैं उनको बार बार नहीं किया जाता। देन यूनिटी ऑफ कमांड। अभी मैंने बोला ना टॉप मैनेजमेंट ने पूरा डिसाइड कर लिया है। व्हाई वी आर सेइंग यूनिटी ऑफ कमांड? जस्ट लुक एट दिस। आपको क्या यूनिटी ऑफ कमांड का बेस्ट एग्जांपल नहीं दिख रहा है? ये डायग्राम जो यहाँ पे दिया गया है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द यूनिटी ऑफ कमांड कि टॉप मैनेजमेंट है, यहाँ पे आपको किससे अपने ऑर्डर्स लेने हैं, किनको किसके पास जाना है। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो यहाँ पे जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है किस पे वर्कआउट कर रहा है? यूनिटी ऑफ कमांड पर है। तो इसलिए हम उसको क्या मान रहे हैं? बेहतर मान रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी, देयर इज ओनली वन बॉस फॉर ऑल इंडिविजुअल एम्प्लॉयज। आपके पास एक ही बॉस है जिससे आपने काम को लेना है। इफेक्टिव अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स। यहाँ पे आप इफेक्टिव तरीके से अपने गोल्स को कंप्लीट कर पा रहे हैं। लेट्स टू इफेक्टिव अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स बाय प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क for the operations to be performed to achieve goals of the organization। यहाँ पे जो आपके goals हैं, आप एक बहुत बेहतरीन फ्रेमवर्क अपनी ऑर्गेनाइजेशन में दे रहे हैं ताकि आप अपने goals को अच्छी तरीके से अचीव कर पाए। क्यों? उससे क्या होगा? आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। क्या होगा? स्टेबिलिटी आएगी। इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन। This is because behavior of employees can be fairly predicted since there are specific rules to guide them। क्योंकि यहाँ पे आप आसान तरीके से एम्प्लॉयज के बिहेवियर को समझ पा रहे हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में आपने अपने अपने डिपार्टमेंट्स को बांटा हुआ है, अपने गोल्स को आप अकम्प्लिश कर पा रहे हैं, और उससे क्या होगा? आपका काम आसान तरीके से होगा। आई एम रिपीटिंग द एडवांटेजेस अगेन, जस्ट लिसन टू मी अगेन इट केयरफुली। इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमने डायग्राम देखा कि यूनिटी ऑफ कमांड को लिया जा रहा है। तो यहाँ पे आपका जो मैनेजर है वो आपको आसानी से रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है और आपको पता है कि मुझे वो काम करना है। नो एम्बिग्यूटी। नेचुरल बात है, जब आपको क्लियरली बोल दिया गया है कि आपने यहाँ पे सेल को देखना है,
या आपने प्रोडक्ट लाइन को अपने देखना है कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट इतनी ही कॉस्ट में बनना चाहिए, तो आपको पता है मेरा काम क्या है, तो कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं, क्योंकि आपको बोल दिया गया है कि इस तरीके से आपको ये काम करना है। कमांड की बात है, वेरी गुड, ये हमारा फ्योर का प्रिंसिपल यहाँ पे वर्कआउट करता है ऑर्गेनाइजिंग में, कि हम कमांड किससे लेनी है, हमें सिर्फ एक ही मैनेजर से के पास जाना, दो की नहीं सुननी है। अगर मान लो मेरे मैनेजर का नाम राम है तो मुझे राम के पास से जाके ऑर्डर्स लेने हैं, ठीक है, तो ओनली वन बॉस इज देयर, इफेक्टिव अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स। और यहाँ पे जब आपका बॉस आपका एक है, तो जो आपका गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, आप उसको बहुत बेहतर तरीके से पूरा कर पा रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन। देयर इज बिकॉज बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज कैन बी फेयरली प्रोटेक्टेड सिंस देयर आर स्पेसिफिक रूल्स टू गाइड देम। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी है। क्यों है स्टेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? क्योंकि आपने किससे अपने गोल्स लेने हैं, आपको आराम से पता है, आपको अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है कि आपको किससे अपने गोल्स लेने हैं। देन लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, लिमिटेशंस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या लिमिटेशंस है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए कहां पे दिक्कत करता है? सबसे पहला है डिले इन डिसीजन मेकिंग। यहां पे आपकी डिसीजन मेकिंग में डिलेज होते हैं। इट मे लेट्स टू प्रोक्योर प्रोसीजरल डिलेज एज एस्टेब्लिशमेंट चेन ऑफ कमांड हैज टू बी फॉलोड व्हिच इंक्रीजेस द टाइम टेकन फॉर द डिसीजन मेकिंग। क्योंकि आपको चेन के थ्रू जाना है, तो डिसीजन लेने में समय लग सकता है। आप पहले अपने टॉप मैनेजर से पूछोगे, फिर आपको वो जवाब देगा, चलो अभी हम बिजी, आई विल गिव यू दिस आंसर, लेकिन आपके डिसीजंस में डिले होता है, काम करने में टाइम लगता है। देन इनएडिक्वेट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ क्रिएटिविटी। अब यहाँ पे जो एम्प्लॉयज की क्रिएटिविटी है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि एम्प्लॉय को वही काम करना है जो उसके मैनेजर ने उसको कहा है। तो पुअर ऑर्गेनाइजेशन practices may not provide adequate recognition to creativity talent since it does not allow any deviation from rigidity laid down policies। यहाँ पे जो rigidity है या policies है उस पर आप ध्यान दे रहे हैं। Limited in scope, यहाँ पे scope भी कम है। Formal organization places more emphasis on structure and work. It ignores the importance of interpersonal relations and human needs, social and psychological needs of employees। Limited scope है, कम है यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किस पे ध्यान दे रही है? इंपॉर्टेंस को अलग कर रही है, और जो उनके रिलेशनशिप है, ह्यूमन एफर्ट्स है, उस पे उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया हुआ है। तो स्कोप कैसा है वहां पे? कम है, क्योंकि आपकी जो रिलेशंस है आपस में, ह्यूमन नीड्स है, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, जो सोशल और फिजियोलॉजिकल नीड्स है, वो यहाँ पे इग्नोर की जाती हैं। सोशली आप इतना एक्टिव नहीं होते हो आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में, यू आर लेस एक्टिव सोशली। और यहाँ पे जो फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती है आपकी? फूड, शेल्टर, दैट्स वाटर, दैट्स योर फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये हमारी क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, सुना है ना? वो क्या आता है? उसको फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं। तो जो ये हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स है, यहाँ पर उसका कम स्कोप होता है। आप सिर्फ सोशली और इतना फिजियोलॉजिकल नीड्स आपकी यहाँ पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। हैव यू अंडरस्टूड दिस मच?